Hey guys, welcome back. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा जिगना मिर्ज़ापुर। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं बड़े दिनों के बाद एक फिर नए वीडियो लेकर के आया हूँ जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है विद्यार्थियों को कि इस प्रकार के टॉपिक को हम कैसे सीखें। सर, हमें इस प्रकार के टॉपिक को समझ में नहीं आता है, हम जेरेंड को कैसे बनाएं, जेरेंड से हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो इन तमाम सारी क्वेश्चनों का मैं आज आंसर लेकर के आया हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को सिखा देना चाहता हूँ कि जो अंग्रेजी की सारी समस्याएं आज से समाप्त हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज ना मैं उन वीडियो की बात कर रहा हूँ, उन चैनल की बात कर रहा हूँ कि जो आज आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप ऐसे चैनल पर जाने से बचें। आप सिर्फ ना ऐसे ज्ञानवर्धक चैनल को देखने का प्रयास करिए जो लाइफ में कुछ करने को आपको सिखाता है। माय डियर स्टूडेंट, तपस्या करने से ना भगवान पैदा होते हैं, परिश्रम करने से ना आपको ना मंजिल प्राप्त होती है। आपका लक्ष्य अगर निर्धारित है ना तो आप उस लक्ष्य के अनुरूप आप कार्य करिए, संघर्ष करिए, जीवन में संघर्ष करते रहिए। हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, एम है, पर्पज है, उसको आप फॉलो करते रहिए और आप फॉलो करने का प्रयास करते रहिए। माय डियर स्टूडेंट, आज ना मैं आप लोगों को ना ऐसी वीडियो की बात कर रहा हूँ। चलिए चल शुरू करते हैं। आज मैं जेरेंड, जेरेंड जो होता है माय डियर स्टूडेंट, यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। जेरेंड क्या होता है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। जेरेंड नाउन है जो वर्ब से बना है, इसीलिए इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है, इसीलिए इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से माय डियर स्टूडेंट, अर्थात इक्वल टू V4, जिसे हम V4 कहते हैं, जेरेंड फॉर्म कहते हैं। जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, ये इसके यानी वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से जेरेंड का निर्माण होता है। माय डियर स्टूडेंट, किसका निर्माण होता है? जेरेंड का निर्माण होता है। जेरेंड का प्रयोग आप तब करना माय डियर स्टूडेंट, यदि किसी हिंदी शब्द के अंत में ना, ने और नी शब्द लगा हो, उसी वर्ब को आप न जेरेंड में बदल देना। उसी वर्ब को आप न क्या करेंगे? यदि किसी शब्द के अंत में, ध्यान समझना, यदि किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द का मतलब वर्ब, यदि वर्ब के अंत में ना, ने, नी शब्द लगा है तो उसी वर्ब को ना किस में बदल देंगे? जेरेंड में बदल देंगे। किस में बदलेंगे माय डियर स्टूडेंट? जेरेंड में बदल देंगे। और जब जेरेंड में बदल देंगे ना तो यही जेरेंड जो है V4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? V4। और जब V4 कहलाएगा तो इसी जेरेंड को ना हम वर्बल नाउन के रूप में जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट, किसके रूप में जानते हैं? वर्बल नाउन के रूप में जानते हैं। देखो हमने लिखा है जेरेंड इक्वल टू वर्ब प्लस नाउन इक्वल टू वर्बल नाउन। क्या कहते हैं इसको? वर्बल नाउन कहते हैं। अगर इफ यू एनी पर्सन कैन यू आस्क, यदि कोई भी पर्सन आपसे पूछता है तो आप तुरंत उसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा कि जेरेंड इज ए वर्बल नाउन, जेरेंड इज ए नॉन फाइनाइट वर्ब। यह नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह कार्य करता है जेरेंड। तो आज से ना आई होप दैट आज से आपको यह समस्या समाधान हो जाना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, आप कभी इस समस्या को आप क्या कहते हैं लाइफ में सामना नहीं कर सकते, चुटकियों में हल करेंगे। बस आप यूं ही अशोक सर के साथ जुड़े रहिए और आपको मैं सारी समस्याएं हल कर देता हूँ। कॉपी कलम लेकर के बैठिए मेरे साथ पढ़िए तो, और उसको एक तरफ से उतार डालिए आप। माय डियर स्टूडेंट, हमने कहा जेरेंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जेरेंड नाउन है जो वर्ब से बना है, इसीलिए इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है। जेरेंड यानी V1 प्लस ING लगा देने से जेरेंड का निर्माण होता है। माय डियर स्टूडेंट, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, रीडिंग, टीचिंग, ये सब क्या है? जेरेंड फॉर्म है। क्या है? जेरेंड फॉर्म है। और जेरेंड का निर्माण हम तब करते हैं जब किसी हिंदी शब्द के अंत में ना, ने, नी शब्द लगा हो, उसी को हम किस में बदल देते हैं? उसी शब्द को हम जेरेंड फॉर्म में बदल देंगे। माय डियर स्टूडेंट, किस में बदल देंगे? जेरेंड फॉर्म में। अब ध्यान रखना, जेरेंड जो है वो 4 तरह से काम करता है। माय डियर स्टूडेंट, जेरेंड कितने तरह से कार्य करता है? 4 तरह से। तो आई होप दैट आप इसको उतार लिए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, जेरेंड को देखता हूँ जेरेंड सेंटेंस में कितने तरह से कार्य करता है। तो हमने कहा जेरेंड यानी V1 प्लस ING इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। जेरेंड का निर्माण सब्जेक्ट के रूप में
में करते हैं। यानी जेरेंड जो होता है फर्स्ट, इसका इस्तेमाल समझिएगा, जेरेंड का जो फर्स्ट एज अ सब्जेक्ट, जेरेंड का निर्माण ना सब्जेक्ट के रूप में होता है माय डियर स्टूडेंट। किसके रूप में होता है? सब्जेक्ट के रूप में। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करिए। जेरेंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, किसके रूप में किया जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में। जेरेंड का प्रयोग नाउन की तरह किसी वर्ब के सब्जेक्ट को रूप में होता है, किसी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी कि याद रखना कि V1 प्लस ING इज यूज्ड, हमने कहा V1 प्लस ING इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर नोट कर लीजिए, कॉपी कलम लिए हैं ना, तो आप नोट कर लीजिए कि अशोक सर ने क्या लिखाया है। अशोक सर आपको ना वो बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि जिससे आपको सिंपल सेंटेंस बनाने में ना प्रॉब्लम ना हो। माय डियर स्टूडेंट, जेरेंड का प्रयोग, हमने कहा जेरेंड का प्रयोग नाउन की तरह किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। कॉपी कलम लिए होंगे तो आप ज़रूर उसको नोट करने का प्रयास करिए। हमने कहा जेरेंड का प्रयोग नाउन की तरह किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जेरेंड का प्रयोग नाउन की तरह किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। चलिए अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल मैं देखता हूं माय डियर स्टूडेंट। हमने लिखा कि दौड़ना, क्या लिखा? दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, एक अच्छा व्यायाम है। नोटिस करिए माय डियर स्टूडेंट, आपको ना मैं एकदम ये सिखा देना चाहता हूँ कि जिससे आप लोगों को लाइफ में इन ऐसे प्रॉब्लम की फेस न करना पड़े, ऐसे प्रॉब्लम को सामना न करना पड़े। माय डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ दौड़ना जो शब्द है यह एज अ सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, और सब्जेक्ट वही होता है माय डियर स्टूडेंट जो नाउन और प्रोनाउन होता है। लाइफ में याद रखना, किसी भी सेंटेंस का ना राजा कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। तो आपको याद रखना कि सब्जेक्ट वही होता है जो नाउन और प्रोनाउन का होता है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, यह वर्ब नाउन की तरह आया है, तो हमने क्या किया? दौड़ना, यानी रन मीन्स होता है दौड़ना, तो क्या बनाएंगे? रनिंग। क्या करेंगे? रनिंग इज। अब माय डियर स्टूडेंट, चाहे इन्फिनिटिव हो चाहे जेरेंड हो, अगर उसका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो याद रखना हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, हमेशा अपने साथ रियल वर्ब लेता है। तो हमने क्या लिखा? रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आई होप दैट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज माय डियर स्टूडेंट। अब देखो मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बना देता हूं ताकि आप लोग लाइफ में इसको भूले ना। सब्जेक्ट के बाद यहां रखना, यानी कि जेरेंड प्लस अदर वर्ड है तो अदर वर्ड प्लस यहां पर वर्ब ना या तो इज लगाना या तो वाज। अगर प्रेजेंट में होगा तो इज और पास्ट में होगा तो वाज लगेगा माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद आप एडजेक्टिव रख देना, एडजेक्टिव के बाद अदर वर्ड का प्रयोग करना माय डियर स्टूडेंट। किसका प्रयोग करना? अदर वर्ड का। विथ कॉन्सेप्ट के साथ आप नोट करने का प्रयास करिए। मैं आपको ना कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, नोट करिए, आप समझिए, आप प्रयास करिए। आपको ना अशोक सर सिखा रहे हैं। हमने कहा दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। माय डियर स्टूडेंट, रनिंग हियर इज अ जेरेंड। रनिंग यहाँ पर जेरेंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जेरेंड का काम कर रहा है। और जो जेरेंड होता है ना वही तो नाउन होता है, उसी को तो हम वर्बल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। जेरेंड इज अ वर्बल नाउन, जेरेंड इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ना नोट करने का प्रयास करिए। आगे चलता हूं, अगला एग्जाम्पल देखता हूं माय डियर स्टूडेंट। अगला एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर देखिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल ये है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्रयास करिए। दूसरा एग्जाम्पल है पढ़ना राज का जुनून है। हमने लिखा पढ़ना राज का
जुनून है। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, पढ़ना राज का क्या है? जुनून है। तो पढ़ना राज का जुनून है। अब यहाँ पर देखिए, पढ़ना जो शब्द है, यह इसके अंत में ना शब्द लगा है कि नहीं लगा है? यही हुआ जेरेंड। इसी को हम कहते हैं क्या? जेरेंड। और ये किसके रूप में प्रयोग हुआ है? एज अ सब्जेक्ट के रूप में। तो आप बनाओगे क्या कि यहाँ पर क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट? रीडिंग। क्या लिखोगे? रीडिंग। क्या करोगे? रीडिंग इज राज। रीडिंग इज राज। राज पैशन। राज पैशन। अब राज का जो पैशन है क्या है? पढ़ना है। राज का जो जुनून है वो पढ़ना है। तो कह रहा है कि पढ़ना राज का जुनून है। तो रीडिंग इज राज पैशन। रीडिंग इज राज पैशन। इसी प्रकार पढ़ाई तुम्हारा ज्ञान बढ़ाती है। पढ़ाई तुम्हारा ज्ञान बढ़ाती है। ज्ञान बढ़ाती है। माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई तुम्हारा ज्ञान बढ़ाती है। तो आप क्या लिखोगे कि रीडिंग इम्प्रूव्स। क्या करोगे तू? रीडिंग इम्प्रूव्स। इम्प्रूव मीन्स होता है बढ़ाना, सुधार करना। तो इम्प्रूव्स, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। आई होप दैट आप न यहाँ पर अच्छी तरह से समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। मैं न आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यू शुड बी ट्राई टू नोट डाउन नेबर थिंग्स माय डियर स्टूडेंट। डोंट बी लेट। देर मत करो, जल्दी उतार लो माय डियर स्टूडेंट। आज न मैं चुटकियों में अंग्रेजी बोलना सिखा कर छोड़ूंगा। क्या करूँगा? अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा माय डियर स्टूडेंट, ताकि न आपको लाइफ में न ऐसी समस्याओं का समाधान जल्दी चुटकियों में मिल जाए माय डियर स्टूडेंट। जल्दी करो माय डियर स्टूडेंट। आगे चलता हूँ। दूसरा इसका इस्तेमाल जेरेंड का जो सेकंड यूज होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है किसके रूप में? जेरेंड इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। जेरेंड इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जेरेंड का जो अगला यूज होता है माय डियर स्टूडेंट, वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो आई होप दैट आपको ना अगली पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। मैं आगे चलता हूँ। जेरेंड को ऑलवेज ना प्रयास करिए एक्सरसाइज करने का माय डियर स्टूडेंट। अगर आप अपने घर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, मनोविज्ञान कहता है कि निरंतर प्रयास ही आपको आगे बढ़ा सकता है माय डियर स्टूडेंट। तो हमने कहा दूसरा कहाँ यूज करते हैं? जेरेंड इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट। जेरेंड का जो अगला यूज होगा माय डियर स्टूडेंट, वो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तो आप क्या लिखेंगे कि V1 प्लस ING इज यूज्ड। V1 प्लस ING इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। एज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि जेरेंड का यूज न ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। किसके रूप में कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। तो आई होप दैट अच्छी तरह से ये परिभाषा आपको समझ में आ रहा है। यानी कि जेरेंड का यूज किसके रूप में करेंगे हम? ऑब्जेक्ट के, यानी वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो देखना, मधु सोना पसंद करती है। मधु सोना पसंद करती है। अगला एग्जाम्पल हमने लिखा, मधु सोना पसंद करती है। पसंद करती है। आई होप दैट आपको देखना है कि यहाँ मधु जो पसंद कर रही है, क्या सोना पसंद कर रही है। तो ध्यान रखना कि यह सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट में दिख रहा होगा, लेकिन देखना कि ये जो मधु है ये एज अ सब्जेक्ट है। तो आप बनाएंगे क्या? मधु लव्स स्लीपिंग। माय डियर स्टूडेंट, स्लीपिंग जो है यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर लव्स के स्थान पर लाइक्स भी कर सकते हैं। मधु लाइक्स स्लीपिंग, मधु लव्स स्लीपिंग, मधु वांट्स स्लीपिंग। आप इस प्रकार से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ये आप ना एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आपको ना मैं बिल्कुल ये दिखा देना चाहता हूँ कि सेंटेंस को कैसे आप यूज कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा
कि राज घर पर पढ़ने का आनंद लेता है। राज घर पर पढ़ने का आनंद लेता है। आनंद लेता है। आई होप दैट राज घर पर पढ़ने का आनंद लेता है। तो जो पढ़ना शब्द है वह क्या है, जेरेंड है। तो राज एंजॉयज, आप यहां लिखेंगे राज एंजॉयज, है ना, रीडिंग एट होम। रीडिंग एट होम। रीडिंग एट होम। आई होप दैट आपको देखना है कि यहाँ रीडिंग एज ऑब्जेक्ट के रूप में आया है कि नहीं आया है। रीडिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। रीडिंग क्या है, जेरेंड है। अब हंसना बंद करो, हमने लिखा हंसना बंद करो। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देखना, यह सेंटेंस इंपरेटिव में है। तो कह रहा है कि हंसना बंद करो। स्टॉप लाफिंग, क्या करोगे, स्टॉप लाफिंग। लाफिंग का यहाँ इस्तेमाल एज अ जेरेंड के रूप में हुआ है, बट ये ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो आप ना एक एक सेंटेंस में आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से सीख जाएं। आपको ना जेरेंड से कोई प्रॉब्लम न हो। मैं आपको ना एक नहीं, आपको हजारों सेंटेंस सिखाने की कोशिश करूंगा माय डियर स्टूडेंट, बट यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस एट योर होम। आप अपने घर पर ना ढेर सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। क्यों, क्योंकि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं आज सिखा कर रखूंगा। माय डियर स्टूडेंट, जेरेंड का इस्तेमाल आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद होता है। आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन जितने भी हों, अगर दुनिया का कोई भी प्रीपोजिशन आया है और प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आ रहा है, तो वह वर्ब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, जेरेंड फॉर्म होगा। क्या होगा, जेरेंड फॉर्म होगा। अगर कोई एक चीज कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, हमने कहा कि अगर प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी V1, V2, V3 एंड V5 का प्रयोग नहीं होता है। ऑलवेज ध्यान रखना, किसका प्रयोग होता है, ऑलवेज इसके बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वह V4 आता है। V4 का मतलब जेरेंड फॉर्म। और इसके बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता है माय डियर स्टूडेंट। हमेशा आता है क्या, हमेशा आता है इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। याद रहे कि जेरेंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना, कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जेरेंड के बाद अगर कोई वर्ब आता है माय डियर स्टूडेंट, तो वह हमेशा जेरेंड फॉर्म होता है। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा जेरेंड फॉर्म होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देते हैं। उसे उपन्यास पढ़ने का शौक है, तो हमने लिखा उसे उपन्यास पढ़ने का शौक है। उसे उपन्यास पढ़ने का शौक है। तो आई होप दैट आपको देखना होगा कि देखो यहाँ पर हमने लिखा उसे उपन्यास पढ़ने का शौक है, तो ही इज फॉन्ड, FOND, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना ही। तो देखो यहाँ पर आप शब्द जो है माय डियर स्टूडेंट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद यानी जेरेंड इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी कि इफ यू एनी प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन दिया है तो जेरेंड का प्रयोग किसके बाद करना है, प्रीपोजिशन के बाद करना है। तो रीडिंग नॉवेल्स, उसे उपन्यास पढ़ने का शौकीन है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। आई होप दैट आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना है कि आपको कभी भी किसी भी वक्त आपको इसकी जरूरत हो सकती है। सिंपल सेंटेंस बनाने में ना ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस, नेवर थिंक्स माय डियर स्टूडेंट। एक दो एग्जांपल और, झूठ बोलने के लिए दंडित किया गया। ध्यान रखना कि उसे झूठ
बोलने के लिए दंडित किया गया। क्या किया गया? दंडित किया गया, राइट। अब झूठ बोलने के लिए तो ध्यान रखना है कि ही वॉज पनिश्ड, ही वॉज पनिश्ड, ध्यान समझिएगा, फॉर, ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। आई होप दैट, यहां पर देखो फॉर एज अ प्रीपोजिशन के रूप में आया है और आने वाला वर्ब जो है वह जेरेंट फॉर्म में है। किसमें है? जेरेंट फॉर्म है। अब निकलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब निकलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? आई होप दैट आपको ये सारे सेंटेंस अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अब निकलने, तो यहां क्या लिखोगे कि व्हाट अबाउट लिविंग नाउ, व्हाट अबाउट लिविंग नाउ। यहाँ पर जो व्हाट है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसके बाद आने वाला जो प्रीपोजिशन है अबाउट है, अबाउट एज अ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब है एज अ जेरेंट फॉर्म में है। किसमें है? एज अ जेरेंट फॉर्म में है। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। अगला देखते हैं टॉपिक इसी पे। अगला हम बात करते हैं यहीं पे कि अब हम जेरेंट का इस्तेमाल जो करेंगे वो थर्ड कहाँ करेंगे, फोर्थ कहाँ करेंगे। फोर्थ का प्रयोग आप एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में करेंगे। जेरेंट का जो अगला यूज होगा माय डियर स्टूडेंट, जेरेंट एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब को कंप्लीमेंट के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? कंप्लीमेंट के रूप में करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है कि माय हॉबी इज पेंटिंग, तो जो यहां पर कह रहा है कि माय हॉबी इज पेंटिंग, पेंटिंग जो शब्द है माय डियर स्टूडेंट, यहां पर ध्यान रखना क्या है? माय हॉबी इज पेंटिंग, तो पेंटिंग जो शब्द है ये एज अ जेरेंट है। जेरेंट का प्रयोग किसके रूप में? कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जा रहा है। किसके रूप में किया जा रहा है? कॉम्प्लीमेंट में। यानी मेरा जो हॉबी है, मेरा जो पसंद है वो क्या है? पेंटिंग करना है। राज का पहला प्यार है पढ़ना। अब यहां पर हमने लिखा राज का पहला प्यार है पढ़ना। अब यहां पर ध्यान रखिए, राज का जो फर्स्ट लव है क्या है? पढ़ना है। तो पढ़ना जो शब्द है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। तो क्या करेंगे? राज के साथ इफ यू एनी क्या कहते हैं लिविंग थिंग्स हो तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं माय डियर्स। फर्स्ट राज, फर्स्ट लव इज रीडिंग। अब रीडिंग यहां पर एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। किसके रूप में है? एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। मुस्कुराना मेरी कमजोरी है, हमने लिखा मुस्कुराना मेरी कमजोरी है। क्या है? मेरी कमजोरी है। आई होप दैट, अब यहां पर देखिए मुस्कुराना मेरी कमजोरी है, तो आप क्या करेंगे कि माई वीकनेस इज लाफिंग स्माइलिंग, माई वीकनेस इज स्माइलिंग। अब यहां पर ध्यान रखना, मुस्कुराना मेरी कमजोरी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये जो हमने
थर्ड एग्जाम्पल आपको दिया, किसके लिए दिया, आपको समझने के लिए, एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में, आई होप सॉरी एज एन कॉम्प्लीमेंट के रूप में माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप दैट आप ये सारे सेंटेंस के एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसी को ध्यान रखना है कि जेरेंड का जो और इस्तेमाल होता है वो निषेध के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, निषेध के रूप में भी किया जाता है। तो जेरेंड का अगला यूज जो करते हैं माय डियर स्टूडेंट वो किसके रूप में करेंगे, निषेध के रूप में करेंगे। तो निषेध के रूप में जो करते हैं उसको हम देखते हैं कि निषेध के रूप में कैसे करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं इन्हीं साथ में। आज मैं ना सिर्फ हिंदी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना अच्छी तरह से यह समझ में आ जाए कि अब ये तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि अशोक सर हमको ये समझ में नहीं आया। आज मैं ये सिर्फ बता दे रहा हूँ। और जेरेंड का जो अगला यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, शॉर्ट SHORT और शॉर्ट प्रोहाइबिशन में, किसमें करेंगे, प्रोहाइबिशन। प्रोहाइबिशन का मतलब क्या होता है हमारे देश पता है ना, प्रोहाइबिशन का मतलब ये होता है संक्षिप्त, यानी प्रोहाइबिशन का मतलब होता है संक्षिप्त निषेध। कोई निषेध हो संक्षिप्त निषेध के लिए, किसके लिए, हम यहाँ हिंदी लिख देते हैं संक्षिप्त निषेध के लिए। किसके लिए करेंगे, निषेध के लिए, राइट। संक्षिप्त निषेध के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। नो पार्किंग, आपने देखा होगा कि लिखा होता है, गाड़ी उड़ी कहीं आप जाते हैं सिटी में तो देखते हैं लिखा होता है नो पार्किंग, यहाँ पर गाड़ी खड़ा करना मना है। नो स्मोकिंग, यहाँ धूम्रपान करना मना है। क्या है, नो स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान करना मना है। क्या है, धूम्रपान करना मना है। यहाँ पर देखिए लिखा है रहता है कि नो स्पाइटिंग, यहाँ यानी थूकना मना है। क्या करते हैं, थूकना, स्पिटिंग होता है SPITT, नो स्पिटिंग, यहाँ थूकना मना है। आप देखते हैं कि लिखा होता है नो शाउटिंग, चिल्लाना मना है। क्या होता है, नो शाउटिंग, चिल्लाना मना है, नो शाउटिंग। तो आप नो इस प्रकार से आपको कहीं पे यहाँ पर नो पार्किंग यानी गाड़ी खड़ा करना मना है, गाड़ी खड़ी करना मना है, राइट। इसी प्रकार धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान करना मना है, राइट। निषेध के लिए थूकना मना है, थूकना मना है, राइट। आप यहीं पे चिल्लाना मना है, चिल्लाना मना है। इस प्रकार से आप न जेरेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। तो मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और ढेर सारे मेरे सारे विद्यार्थियों से यही निवेदन है कि कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मेरा ना मनोबल बढ़ता है, एक्साइटेड होता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ माय डियर स्टूडेंट। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, सारे वीडियो को अच्छी तरह समझिए की कोशिश करिएगा, लेकिन यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करिएगा जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। आप ऐसे ही अशोक सर को प्यार करते रहिए और ऐसे ही अशोक सर के साथ जुड़े रहिए, आपको ढेर सारी वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सी यू अगेन।